हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इसके पहले अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जीएस की देखी थी जो लगभग 1 घंटे की थी और हमने उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमने रखे थे और उसको आप लोग देखिएगा ज़रूर। आपको उस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम लोग क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसीलिए अब क्या करो, अब बस ओनली आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। देखो, आप पढ़ाई चाहे जितनी कर लो, यदि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया तो क्या होगा कि आप उतने क्वेश्चन शायद पेपर ना अटेंड कर पाओ। तो इसमें 100 क्वेश्चन हैं, तो आज हम लोग इन 100 क्वेश्चनों को देखेंगे और हल करेंगे। इन 100 क्वेश्चनों को देखेंगे कितना टाइम लगेगा। और इसमें क्या होगा, देखो इसमें इस सेट में ये दिया है कि जो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे पाई चार्ट करना है। हो सकेगा पाई चार्ट इसमें भी हल कराएं और आप लोग पूरी क्लास देखें, आखिर लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में ही पाई चार्ट है। और पाई चार्ट को आपको हम तरीका बताएंगे पाई चार्ट हल करने का, कैसे पाई चार्ट 1 सेकंड में हल करें, सेकंडों में हल करें पाई चार्ट को। देखो क्या होता है, कंपटीशन दोस्त कठिन नहीं है। कंपटीशन ये है कि आपको चीज़ें आ रही हैं, आपको क्वेश्चन आ रहे हैं बट टाइम से नहीं आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हर क्वेश्चन आपको टाइम से आना चाहिए। तो आज हम लोग इन 100 क्वेश्चनों को हल करेंगे और एक सेट रोज़ हल करेंगे। 7 सेट का आपको करवाएंगे, 7 दिनों में 7 सेट हो जाएंगे तो आपका माइंडसेट बन जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हाँ तो पहला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है? ठीक, वेद त्रय किसे कहता है आप लोग बताएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पहले बताएंगे। देखो इसमें क्या होता है, तो ये ऑप्शन जो हमारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये इनको क्या कहते हैं, इनको वेद त्रय बोला जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 228 सूक्ति हैं। वर्ण व्यवस्था की ये सबसे पुराना वेद है। सामवेद क्या है? ये जो जो जितने भी गायन वाले जो चीज़ें हैं वो सामवेद में दिया गया है। ठीक है। अथर्ववेद जो जादू टोना का अथर्ववेद दिया गया है। और यजुर्वेद जो यज्ञ वज्ञ जो होते हैं वो यजुर्वेद में। तो यहाँ पे वेदत्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक आता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? वो था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे। बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? तो लोधी वंश के जो अंतिम शासक था, लोधी राजवंश, दिल्ली का जो राजवंश चलता था, ठीक है, तो वो था आपका इब्राहिम लोधी। तो करेक्ट कौन है? ऑप्शन ए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताना। 1906, 1901, 1905, 1903 बताना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? संथाल विद्रोह के एक नेता थे स्वामी विवेकानंद, सिद्धू मांझी, BR अम्बेडकर, शूरसेन। तो ये थे सिद्धू मांझी, एक विद्रोह नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल क्रांतिकारी की पहचान करें। जो पश्चिम बंगाल क्रांतिकारी हैं इनकी पहचान करें। तो क्योंकि ये टॉपिक हमारे दिए हैं, स्वतंत्रता आंदोलन दिया हुआ है, क्रांतिकारी थे
वो थे खुदीराम बोस। बरदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, टीटी कृष्णामाचारी, बलदेव सिंह। तो किसने किया था? वो किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बरदौली जो किसान सत्याग्रह का ये वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, किस नेता हमें सीआर फार्मूला दिया? सीआर फार्मूला दिया, किस नेता ने हमें कौन सा सीआर फार्मूला दिया? देखो बताइएगा, ये किसने दिया था हमें? ये दिया था हमें सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने क्या दिया था हमें? शेयर फार्मूला दिया था। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी अब बताएंगे, ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। राजधानियों से भी आपके जो देखो, ये जो हम सेट करा रहे हैं वो आपके पेपर के जितने भी टॉपिक्स हैं, पेपर में जितने भी पूछे जा रहे हैं उसको देखकर बनाया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ से देखेंगे, ये 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये जो है यह एक भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। वो यदि वो क्लास पढ़े होंगे तो आप लोग बता देते इस सेट में। यह भारत के मानक समय निर्धारित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना से ये कितनी थी? 73%। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? सबसे पहले हीराकुंड बांध किस राज्य में है? कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर आता है किस नदी पर है? नदी पूछ ले, नदी पूछ ले आपसे, तो ये महानदी है। कौन है? महानदी है, महानदी है। नेक्स्ट है, हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखो कितना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हमने उसे बताया था कि उस क्लास से पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर सेट में मिलेंगे। लेकिन कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा अपनी सीमा नहीं बदलता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। देखो कितना क्वेश्चन है। तो आपने वहाँ पढ़ा था कि असम कहीं था? असम नहीं था। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस संशोधन द्वारा अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? देखो ये जीएसटी है और हमारे भी पेट के भी जो सिलेबस उसमें भी जीएसटी का प्रावधान किया गया है। तो जो वस्तु और सेवा का जो संशोधन हुआ वो हुआ था 103वां, 199, 101वां, 197। तो ये जो हुआ था वो 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया। इसको भी याद रखना। अब ऐसा ये भी पूछ सकता है कि जीएसटी एक कैसा कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। फिर ये पूछ सकता है कि सबसे पहले जीएसटी कहाँ पर किस देश ने लागू की? तो फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू की। जीएसटी में कितनी स्लैब हैं? ठीक है, तो जीएसटी में 4 स्लैब हैं, 0, 05, 12, 18 और 28, ये स्लैब दिया गया है। फिर पूछता है कि जो जीएसटी होता है कि कितने प्रकार की होती है? तो जीएसटी होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप लोग पूछ सकता है कि एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे उसको भी देखते रहना। 1 रुपये के नोट के किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के, भारत मुख्य न्यायाधीश के, भारत वित्त सचिव के, भारत के प्रधानमंत्री के। तो 1 रुपये के जो नोट होते हैं भारत के वित्त सचिव के होते हैं। बाकी जो जितने भी नोट होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं, बट 1 रुपये के नोट पर भारत के वित्त सचिव के होते हैं। तो इसको याद करना। देखो टाइम है नहीं क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो इसमें चीज़ों को क्या करना, एक्सप्लेन से नहीं बता सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा। और एक्सप्लेन से अब क्या है, एक्सप्लेन से चीज़ों को 7 दिन बचे हुए हैं, तो जितना हम लोग चीज़ें पढ़ लें उतना ही बहुत हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट नंबर, प्रथम वित्त आयोग के, अच्छा
रुपए की बात आ गई तो सबसे आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है, सबसे ज़्यादा जो नोट, कौन सी नोट चलती है, कौन 100 की चलती है, 500 की, 200 की, 300 की, मतलब सॉरी 300 की नहीं चलती है, 500 की, 2000 की, सबसे ज़्यादा नोट जो प्रचलन है उसका सबसे ज़्यादा चलता है वो बताइए कमेंट में लिखकर। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताएंगे? तो ये प्रथम आयोग के थे केसी नियोगी। केसी नियोगी प्रथम थे। अब बता है कि जो वित्त आयोग था वो हमारे संविधान में कहाँ दिया गया, इसका प्रावधान वो दिया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। और जो 5 वर्ष है इसका, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। और देखो प्रथम थे, अब प्रेजेंट टाइम कौन है, 15वें जो थे, 15वें हैं वो कौन है, वो है एनके सिंह। एनके सिंह है, एनके सिंह है, उसको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है। एक फुल बार भी पूछ सकता है आपसे कि पीएम, तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब आता है कि इसका जो प्रारंभ हो, ये इसका प्रारंभ जो किया था वो किया गया था 9 मई 2015, 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। आता है कि शुभारंभ इसको कहाँ से किया गया था, इसको क्या कहता है, पश्चिम बंगाल से इसका शुभारंभ किया था, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो उद्देश्य इसका पूछ सकता है, तो कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। देखो इसका जो थीम थी इसकी, तो वो थी कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य यही था। और ये जो योजना चलाई गई थी या 2016 से चलाई रही थी, ये चल रही है 2016 से। नेक्स्ट बात करते हैं 21 क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया। भारत को इंडिया, देखो अनुच्छेद आपको सबको पता है कि भारत अर्थात इंडिया कहा गया है, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया, ठीक है। भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, और उसी में कहा गया कि भारत मतलब अर्थात इंडिया इसका नाम भी दिया गया है। तो याद रखना, संघ पूछ ले भी तब भी अनुच्छेद 1 में, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो देखो, हाँ थोड़ा इस पर डिटेल बात कर लेते हैं, इस क्वेश्चन पर डिटेल से बात करेंगे कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो सबसे देखो, हमारे संविधान में एक भाग है 3 जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहले मौलिक अधिकार, पहले पूछे तो पहले थे हमारे मौलिक अधिकार 7, अब बचे हैं 6, अब बचे हैं 6 मौलिक अधिकार। जैसे कि और यहाँ कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 12 से 35 तक, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों को दिया गया है, ठीक है। फिर आता है कि यहाँ से 14 से 18 जो दिया गया है, ये क्या बताता है, विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। फिर उसके जो 14 से 18 विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। फिर आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 7 प्रकार के हैं, 7 प्रकार के लगभग हैं, 7, ठीक है। फिर आता है कि आर्टिकल 20, कमेंट मिला को देखो, जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पे आते हैं कि किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं। तो कानून के हमने बताया था कि समता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। फिर 19 में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, 25 में संस्कृत शिक्षा का अधिकार, शोषण के 21 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। तो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये रह चुके हैं। ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम प्रधानमंत्री वो हमारे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसके पास है। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास है, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो देखो ये जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है वो किसके पास है, आपके पास वो है हमारे राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को भंग करने का अधिकार इनके पास है, ठीक है। देखो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 कहता है कि इसके तहत क्या करता है कि लोकसभा कि जो दोनों सदन है, ठीक है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा के स्थगित करने का और विघटन करने का इसके पास अधिकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज का अपनाया था। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के जो नागौर जिला है वहाँ से पंचायती राज को अपनाया गया। और भारत में जो पंचायती राज की व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कौन सी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने अपनाया था, बलवंतराय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय जो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट है, दर्पण कारों को हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। जो दर्पण कार है उसको जो हेडलाइट है उसमें जो पीछे शीशा लगे होते हैं वो पूछ रहा है कि किसके होते हैं। तो याद रखना वो जो होते हैं वो होते हैं अवतल लेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिश धारा डीसी में बदलने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पेन ले लेते हैं, यह है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अब लोग साथ साथ हल करते चलिए और बताइए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं, हाइपोबोरिक, फिटकरी और सूखी बर्फ। तो याद रखना, तो जो हमारी सूखी बर्फ है, कौन सी सूखी जो बर्फ है उसको क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, शरीर में डैश गंभीर कमी कारण ये क्वाशियोर रोग हो जाता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग हो जाता है, ठीक है। और इस जब ये जो रोग हो जाता है तो जो कुपोषण के जो बच्चे हैं कुपोषित हो जाते हैं, तो इसी के कारण होते हैं। निम्नलिखित कौन सा मांसाहारी पादप है, कौन सा मांसाहारी पादप है। तो यहाँ बताना है मांसाहारी जो पादप है तो वो है वीनस फ्लाईट्रैप, केविंग स्पेन, रेड मेपल और पोआनी। तो ये है वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप। अब आ गई मैथ, अब आगे भैया मैथ आ गए। अब देखो, अब यहाँ से बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखो रूट दिया गया है, ठीक। यदि मैं रूट को यदि मैं 6 को 200 को उधर ले जाऊं तो ये 200 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 200।
और जो 50 है तो 50 उसके नीचे चला जाएगा, और जो रूट है रूट ऐसे ही बना रहेगा। इसको याद रखना, बराबर का निशान लगा देंगे तो कोई कटेगा, यहाँ से इसको 0 से 0 काटा, ये कट गया 5 चक्कू 20, यहाँ पे कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24, ठीक। यानी कि रूट x बराबर कितना हो गया 24, ठीक है। अब यदि मैं रूट यहां से हटाऊंगा तो यहां पे रूट चढ़ जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो x बराबर 24 का स्क्वायर 576, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 576। याद रखना इसको, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत समान रहती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, आय का 25% बचत करता है। सपोज दैट इसमें 25% को 1/4 लिखता हूं, तो कहने का मतलब मेरी आय उसकी कितनी है, आय है 4 रुपया, ठीक है। 1/4 क्या करता है, बचत करता है। आय है 4 रुपया और बचत करता है 1 रुपये की, तो जो खर्च करता, ये बचत करता है 1 रुपये की, तो उसके पास खर्च कितना है, खर्च कितना करता है 3 रुपया, खर्च कितना है 3 रुपया। फिर देखो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि तो उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें, उसकी आय में 20% वृद्धि कर दें। तो ये बताओ अच्छा भैया कि आय कितनी थी 4 रुपया, यदि 20% की वृद्धि करेंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120% को उसको हल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 4.8। अब देखो ये जो आया था आय ये आ गई, फिर क्या है इसका व्यक्ति का नया जो नया आएगा, नई जो आय आएगी इसकी, तो 4.8 से -1, क्योंकि बचत करता था। तो अब जो आएगी इसकी नई आय जो आएगी 3.8 आएगी, 3.8 आएगी। कितनी थी, मतलब व्यय कितना था 3.8 और आय कितनी थी 4.8, तो 4.8 था और 3.8 था, तो कितना था 0.8 बट्टे कितने करोगे 3 इंटू 100 करोगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन आ जाएगा, उसको कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है बात करेंगे ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया गया है, यदि मैं इसको बात करूँ कि तो जो वहाँ पे क्या करना कि आप इसको देखना कहीं इसमें स्क्वायर तो नहीं, मतलब कि कोई फार्मूला तो नहीं फिट हो रहा। देखो फार्मूला क्या फिट हो रहा, इसमें फार्मूला ये फिट हो रहा है, यदि मैं इसको लिखूँ a² हो रहा, बोलो, और इसको लिखता हूँ मैं b² हो गया, फिर इसको लिखता हूं मैं AB, ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है। तो याद रखना, और नीचे क्या रहा है, नीचे क्या रहा है A³ प्लस B³, A³ प्लस B³, A³ प्लस B³ नीचे हो रहा, तो नीचे जो होता है A³ प्लस B³, A प्लस B, A² प्लस B² माइनस AB, यही होता है, ये होता है A³ प्लस B³, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस B, ठीक है, और यहाँ पे A² प्लस B² माइनस का AB, अच्छा ये वाला यहाँ से ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा A प्लस B, तो यहाँ पे A प्लस, फिर थोड़ा मिटाते हैं, A प्लस B लिख के आ गया था,
ए प्लस बी लिख के आ गया था। फिर हम लोग जोड़ देते हैं 753 और प्लस 247, तो कितना आ जाता, 1/1000। 1/1000 आ गया। तो कहाँ ऑप्शन दिया गया है, 1/1000 दिया गया है, ऑप्शन सी। इसको ऐसे हल कर लेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या और इसके तीन पांचवें लिख दिया गया है, भाग के मध्य अंतर 274 है, उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। देखो मान लिया एक संख्या आप x मान लीजिए, एक संख्या x मान लिया, बता रहा है कि तो इसके 3/4, ठीक 3/4, तो मान लिया संख्या x है, ये x मान लिया संख्या है, 3/5 है, 3/5, तो 3x का 3/5 भाग का अंतर कितना दिया गया है, 274। आप ऐसे कर सकते हैं, जो एक देखो जो एक तरीका है, आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। यदि मैं इसको हल करूं तो ये 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 274 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर 274 आ जाएगा। अब यहाँ जो 5x है यहाँ इधर चला जाएगा, देखो कहाँ तक आ गया था कि 2x बटे 5 बराबर 274, कितना था 274। यदि मैं इसको काटूं, 2 करना 2 2 3 6 214 और इधर 5 इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 685। अब इसका 20% बोल रहा है, इसका 20% क्या नहीं निकाल सकते, इसका 20% निकाल दो इसे, इसका 20, देखो हमारी स्क्रीन तो छोटी है थोड़ा, यदि इसका 20% निकालें मतलब 1/5 भाग निकालेंगे तो लगभग 137 निकल आएगा, 137 निकल आएगा। तो ऑप्शन का 137 दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक संख्या इसके 3/4 भाग के अंतर इतना है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत 21 वर्ष है, प्रथम विद्यार्थी की औसत 26 वर्ष, तो अंतिम विद्यार्थी की औसत के बीच का अंतर क्या दीजिए। देखो इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में अंतिम 3 अभ्यर्थियों का औसत 20 वर्ष है, ठीक। तो अंतिम 3 जो दिया गया है, 3 का जो दिया गया है वो 20 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 60, याद रखना। प्रथम 3 का दिया गया 21, तो ये कितना हो जाएगा 63, याद कर लेना। अब बता रहा है कि प्रथम 3 में तो इतना है, प्रथम विद्यार्थी का आयु 26 वर्ष है, बता रहा प्रथम विद्यार्थी की आयु कितनी है, प्रथम विद्यार्थी की आयु, तो देखो अंतिम 3 विद्यार्थी इतना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दूसरे की और तीसरे की, प्रथम विद्यार्थी की 26 वर्ष है, ठीक, प्रथम विद्यार्थी की 26, अच्छा दूसरे की और तीसरे की, तो दूसरा की और तीसरे की कितनी आ जाएगी, देखो प्रथम की जो आई है 26 वर्ष, तो दूसरा और तीसरे की कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 63 से घटाओगे 26, तो कितनी आ जाएगी, दूसरे और तीसरे की आ जाएगी 37, और प्रथम विद्यार्थी का 26 वर्ष, क्योंकि प्रथम आयु विद्यार्थी 26 वर्ष दिया गया है तो ये 26 घटा रहे हैं। अब चौथे विद्यार्थी का आयु ज्ञात कर दीजिए, तो चौथे विद्यार्थी का कैसे निकालेंगे, तो प्रथम और दूसरे तीसरे घटा देंगे, तो ये कितना घटाएंगे, 60 से 37 आपका घटा देंगे, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यही ऑप्शन सही है 23। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है बताएंगे।
देखो तो कोई क्वेश्चन दिया गया है दोस्त, थोड़ा लेंथी हो गया है। देखो क्या करना, यदि एक तरीका हमारे पास है, देखो इसमें क्या कर लेना कि एक फार्मूला चलता है कि प्रथम विद्यार्थी की आयु माइनस अंतिम विद्यार्थी की आयु, बस कर देना। तो प्रथम की 21 गुणे 3 माइनस 20 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 63 से 60 घटा 3 आ जाएगी। और अंतिम का दिया गया है, अंतिम की 26 वर्ष, तो 26 से 3 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये रूल बड़े, अंतिम प्रथम विद्यार्थी की और अंतिम विद्यार्थी की तो 3 आ गए, और दिया गया है जो प्रथम विद्यार्थी की 26 वर्ष दिया गया है, तो अंतिम विद्यार्थी की 26 से 3 घटाएंगे 23 आ जाएगी। नेक्स्ट है अंधेर नगरी के लेखक कौन है। तो अंधेर नगरी के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, हरिप्रकाश हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो ये जो हैं वो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र। टाइम भी देखते रहेंगे हम लोग, 31 मिनट हो गया है, 36 क्वेश्चन हो गए हैं 31 मिनट में, याद रखना। नेक्स्ट है सूर्य उदय शब्द का संधि विच्छेद। तो सूर्य उदय का संधि विच्छेद क्या होता, सूर्य धन उदय। कहाँ लिखा है सूर्य धन उदय, तो सूर्य धन उदय। दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता, दात्री, दात्र, दात्री और दात्री। बताइए, दाता का जो होता है वो होता है दात्री, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो। बताइए क्या होता है, कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकारी, आज्ञ। देखो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, याद रखना। और जिसका अर्थ सिद्ध है तो उसको कहते हैं कृतकार्य। और जो कुछ नहीं जानता उसको कहते हैं अज्ञ, ठीक है। जानता है उसे कहते हैं अज्ञ। तो सारे चारों का ऑप्शन आपको पता हो गया। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। बताएंगे, देखो वीणापाणी, महाश्वेता, भारती तो है, मगर क्या है, पद्मा नहीं है। क्या है इसका, पद्मा नहीं है। देखो सरस्वती जो होते हैं भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्रह्मी, गिरा, वागेश्वरी, शारदा इत्यादि, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द। अब देखो इंग्लिश का पोर्शन आ गया, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं ना इंग्लिश के। देखो पैसेज दिया जाएगा आपको। देखो क्या होगा कि पैसेज दिया जाएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे पेपर आएगा। देखो पैसेज दिया गया है कि डायरेक्ट रीड पैसेज केयरफुल एंड आंसर करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, ठीक। और आपके क्वेश्चन को छानना है इसमें। तो क्या करना है कि पहले जहां वो वहां पर क्या होगा, आपका इंग्लिश का पैसेज आएगा तो उसको देखना है। हो सकता है कि आपके सेट में बहुत ही सरल ही पैसेज पूछते, हो सकता है कठिन पूछते। तो 5 क्वेश्चन हैं, तो पैसेज वाला जो था मतलब 3 क्वेश्चन पैसेज से आएंगे, 2 क्वेश्चन साइनोम और एंटोनिम से आएंगे। तो उसको आप तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि बहुत ही एक नंबर के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा हो कि बहुत सारा लगा तो लिखा इट वाज हर सिस्टर जस्ट फाइन वेल टोल्ड हर। तो हमको भैया इंग्लिश आती नहीं है, बहुत कम आती है, बट हम लोग आप लोग को पेपर हम करवा रहे हैं तो आप लोग दिखा देंगे। देखो ये देखते रहना, पहले पूरा पेपर देख लेना, ऐसे सब देख लेना, फिर क्वेश्चन पे आना। पैसेज ना पढ़ना, क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी का पूरा पैसेज पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। जितने नए बच्चे हैं उसको आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना दोस्त, आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। क्या होगा कि आप पैसेज नहीं पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि पैसेज पढ़ने में बहुत ही टाइम जाएगा, आप सीधे क्वेश्चनों को वहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो लिखा है हाउ डिड जॉयस फाइंड स्पोक मिस्टर मालरड फर्स्ट। ये दिया गया। दोस्त इंग्लिश थोड़ा बहुत टूटी फूटी है और जैसी है, थोड़ा आप लोग डिस्पेलेंस कर लीजिएगा अपने हम सब। देखो लिखा है कि हाउ डिड जोस फाइंड स्पोक मिस्टर मालरड फर्स्ट। तो देखा है हाल्फ कंसलिंग
ट्राउजली विथ ग्रेट केयर इन ब्रोकन सेंटेंस। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो देखो ऊपर जाएंगे कहीं देखेंगे कि जसवंत स्पोक ये लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ अभी दिया हुआ है, ये देखो लिखा इट इज वाज हिस्टर जसवंत विद द ब्रोकन सेंटेंस। देखो लिखा ब्रोकन लिखा हुआ है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ब्रोकन, ब्रोकन से लिखा हुआ। तो मेरे अनुसार से आप जहाँ वो लगे कहीं लिखा हुआ है इन ब्रोकन लिखा हुआ देखो, तो ऑप्शन देखो वहाँ से मिल जाएंगे आपको, क्वेश्चन तो वहाँ से मिल गया, ठीक। देखो लिखा हुआ आप टिक कर दीजिए, ऑप्शन डी सही है। हु वाज काइल्ड, रिचार्ड, जोसेफाइन, ब्रेटली, मिस्टर मार्नल्ड। तो ध्यान दे लो, देखो हु वाज काइल्ड, तो यहाँ पर काइल्ड देखो कहाँ लिखा हुआ, ठीक। काइल्ड देखो, काइल्ड देखो कहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे देखो यहाँ पे चले जाओ चले जाओ, लिखा हुआ है हस्बैंड इज द इंटेलिजेंट इज द मलर नेम लीडिंग काइल्ड, देखो लिखा हुआ विथ ब्रेल्टली माल्ड, ब्रेल्टली माल्ड नेम लीडिंग द लिस्ट काइल्ड, ये देखो लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन आप निकाल लोगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन देखो वहाँ से मिल रहा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रेंटली मालार्ड, बेंटली मालार्ड। तो यहाँ पे क्या है, हु वाज काइल्ड, ठीक है, तो वहाँ देखो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई हु मिस्टर मलार्ड हैव नो वन फॉलो हर। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो हु वाज द मलार्ड हैव फॉलो हर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखेंगे क्या था, हुआ द मलार्ड हैव बीन फॉलो हर, मलार्ड पे बात करेंगे। मलार्ड यहाँ पर आया था, ठीक है, लीडिंग द कल द ओनली टेकन द श्योर हिमसेल्फ बाय द फॉलोअर्स द केयरफुल द, फिर बात करेंगे हिद द मनी प्लेजर्स स्टॉप द अवे ओपन फेसिंग विंडो द, देखिए बात करेंगे आगे आगे देखेंगे। यहाँ पर हो गया, और थोड़ा दिमाग लगा कर हम लोग इसको हल करेंगे, सही हो सकता है। बात करेंगे कि पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। अरे थोड़ा थोड़ा यही थोड़ा आपके लिए इंग्लिश थोड़ा बहुत ही वीकनेस है। चलिए ये बात करते हैं, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 43 का जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सी वांटेड टू बिलोंग द मोमेंट ग्रीफ। तो यहाँ पे लिख लेना, लिखा है गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। देखो साइनोनिम्स जो आपका साइनोनिम्स दिया है वो उसको बोलते हैं पर्यायवाची को। देखो एब्यूज है, एब्यूज दिया है, बता एब्यूज, ठीक है, पर्यायवाची उसको बोलते होता है, पर्यायवाची। हो सकता है क्या पढ़ा फंस जाए, हो सकता है ना पढ़ा फंस, ठीक। यानी कि एब्यूज होता है दो व्यवहार, किसी के साथ दुर्व्यसन करना, व्यवहार करना, हानि पहुंचाना, बर्बाद करना उसको। तो यहाँ पे समानार्थक को जो बोलते हैं हिंदी में समर्थक कहते हैं, ठीक है, पर्यायवाची भी कहते हैं। तो इसका जो होता है ठीक,
तो हार्म नहीं है, ये हार्म नहीं है, ये है, उसको देखेंगे तो यहाँ पे हार्म नहीं कर लेना, इसको कर लेना हार्ट, ये हार्ट, किसी को हार्ट कर रहे हो, ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है गिव द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। सिंसियर, तो एक प्रकार की जो एंटोनिम्स है उसको बोलते हैं विलोम। क्या बोलते हैं? विलोम। तो विलोम जो है आपका दिया गया है, देखो सिंसियर माने होता है निंदा करना। सिंसियर जो होता है उसका मतलब होता है सिंसियर मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना। तो इस पर बात करेंगे ब्लंडर, अपेलेज, कॉन्सलेट, फ्लल्ट। तो और जहाँ पे जो ब्लंडर होता है निंदा करना, जो एप्ल्यूज होता है उसको बोलते हैं एप्ल्यूज कहते हैं, उसको कहता है सराहना करना, सराहना करना। तो निंदा का अपोजिट सराहना करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी, देवनागरी और अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक, ब्रिटिश और लैटिन। देखो हम लोग इसमें अब थोड़ा ये जो है रीजनिंग का पोर्शन आ गया। देखो हिंदी जो है, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, अंग्रेजी की जो लिपि है वो है लैटिन भाषा। नेक्स्ट बात करते हैं यदि किसी कोड को सोल्ड को HLOW लिखा जाता है तो उसी कोड को, भाषा को, रोम को क्या लिखा जाएगा? ठीक, देखो सोल्ड को लिखा जाता है ये। अब देखो क्या होता है कि इनमें क्या होता है, आप पहले सब देखोगे कि इसमें कुछ जुड़ रहा है, अब या तो अपोजिट वर्ड हो रहे हैं या कुछ जुड़ रहा है, या दो तिरछी या ऐसे ऐसे होता हो, मतलब घटता होगा, घटता है, बढ़ता है, जुड़ रहा है, अपोजिट हो रहा है। तो उसमें ये सब अपना कर्षण दौड़ा करके तो को क्या होता है 47 की कोड को सोल्ड लिखा। तो देखो एस का अपोजिट H, O का L, L का O और D का ये होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए R का इंटर I होता है, ठीक है, और I होगा, L लो, O होगा, L होगा, M1 N होगा और E इवनिंग V होगा। तो क्या हो जाएगा ILNV, ILNV, ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत टाइम हो रहा लग रहा है, 42 मिनट हो गए हैं लमसम 50 क्वेश्चन करने में, ठीक। तो आप वहाँ पे क्या करिएगा, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्त, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो देखो U M का पिता है, V K की पत्नी है, D K का एकमात्र भाई है, M K की माँ है, U D से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, आप लोग को ब्लड रिलेशन तो आपको आता होगा, जैसे आता हुआ U M का पिता है। देखो U जो है M का पिता है, थोड़ा बात करेंगे। U जो है वो M का पिता है, पता हो गया आपको, U M का पिता है, V K की पत्नी है। V जो है वो V K की पत्नी है, ठीक है। D K के एकमात्र पति हैं, ठीक, D K के एकमात्र पति हैं। चलो आगे देखते हैं, M की माँ, M D K के एकमात्र भाई M की माँ है, U D। देखो U M का पिता है, पहले देखो D K के एकमात्र भाई M, D जो है K के एकमात्र भाई M, K का एकमात्र भाई जो M है, D K के एकमात्र भाई M की माँ है, तो इसकी माँ कौन हो जाएगी? D, इसकी माँ हो जाएगी D, ठीक है। अब जब इसकी माँ D हो जाएगी और ये इसका पिता है, इसकी ये माँ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भैया ये इसका पति हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा भैया, ये इसका एकमात्र भाई है, ठीक है। अब पूछ रहा, अब बताए, देखो जरा कि U D से किस प्रकार संबंधित है, U D से किस पर संबंधित है। U D क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा C नंबर हस्बैंड, यानी कि
पति। तो इनको आप लोग क्या करना है, या तो ऐसे लगा देना है जैसे हम बोल रहे हैं, या तो अपने दिमाग को यूज़ करके उसको भी हल कर देना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन से दिन होगा। तो देखो भैया, कैलेंडर भी आता है और कैलेंडर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो क्या होगा, देखो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। देखो क्या होगा, 2013 क्या है, लीप वर्ष तो है नहीं, ठीक है, 2013 एक लीप। और याद रखना, यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो उसका जो महीना होता है, ठीक, जैसे जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 2013 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा, ठीक। यानी कि पहली तारीख को जौन तारीख पड़ेगी वही क्या पड़ेगी, जो लास्ट जो तारीख वो है, जो लास्ट उसका महीना है, वही तारीख उसी तारीख को पड़ेगी। याद रखना इसको, ठीक। तो मंगलवार भी होगा, याद रखना। लीप वर्ष नहीं है तो जो पहले महीना में जो पहले तारीख पड़ती है वही लास्ट में जो तारीख ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 4 शब्द दिए गए जिसमें 3 न किसी तरह समान है और 1 असमान है, उस असमान का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, देखो लिखा है कि क्रेडिट कार्ड, मेमोरी कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक कार्ड, ठीक, ये दिया गया है। देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक कार्ड, ये सब लेन देन में आते हैं, पर मेमोरी जो कार्ड है इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा अलग। मेमोरी कार्ड जो है एक संग्रहण करती है, ठीक है, ये जो मोबाइल में डाला जाता है ये संग्रहित करते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, ये लेन देन में काम होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग करंट पढ़ेंगे। देखो करंट जो है आ रही है, अप्रैल 2022 में नई दिल्ली में आयोजित अमृत समागम सम्मेलन के दौरान किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही है। देखो ये जो अप्रैल में किया गया था, 21 से 22 अप्रैल को कहाँ हुआ था, ये जो नई दिल्ली में हुआ था, इसका अमृत समागम सम्मेलन। पोर्टल, उसमें जो पोर्टल लॉन्च किया गया था उस पोर्टल का नाम क्या था, ये पूछ रहा है। तो ये पोर्टल का नाम था उत्सव पोर्टल। कौन सा, उत्सव पोर्टल। जनवरी 2022 में जारी वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण के संदर्भ में पहले स्थान पर है। तो इसको याद रखना दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। अब देखो इसमें बात करेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री कौन है। केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने इसको जलवायु मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो उसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 4 अप्रैल 2022 के मध्य तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की राजकीय यात्रा कर रहे हैं। अब वही देखो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, तो ये है आपका तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्चे वाले देश में भारत कौन सा स्थान रहा है। तो ये है आपका तीसरा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए समाधानों के सृजन तथा नोमिनेशन के लिए फिटनेक स्टार्टअप समुदाय के साथ सहयोग करने के हेतु संयुक्त पहल फिनलुवेशन लॉन्च किया। तो ये कौन सा है, ये आपका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, फरवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यानी पिसएलवी C-52 माध्यम से किस उपग्रह पर सफल
प्रक्षेपण किया, बताएंगे। ये था EOS-03, EOS-02, EOS-04, EOS-01। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये था EOS-04। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न सम्मानित किया गया था? इसको बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। ये 2001 उनको भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में कहाँ पर पहली बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NCTA की बैठक हुई? तो ये याद रखना, ये हुई थी पक्के बाघ अभ्यारण्य। पक्के बाघ अभ्यारण्य, बताइए। अब बताए कि पक्के जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 2021 बजट की घोषणाओं के अनुरूप वयस्क शिक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो देख लीजिए इसको भी। बहुत टाइम यार, टाइम क्या होता है? ये होता है वर्ष 2022 से 2027 तक उसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2022 के मध्य 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बताएंगे। तो उसका क्या है? केन्या, नैरोबी में। डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क राजधानी है कोपेनहेगन। भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा भैया पंजाब का है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष? 1946, 1949, 1945, 1948। आप लोग बताएंगे। तो यूनिसेफ जो बना था 1946 में बना था। निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, पद्म श्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण। तो ये कौन सा है इसका? तो ये हमारा है भारत रत्न है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का सबसे बड़ा नागरिक। रूमी दरवाजा कहाँ पे है? रूमी दरवाजा भोपाल, लखनऊ, आगरा, ग्वालियर। रूमी दरवाजा ग्वालियर में है आपका। नेक्स्ट है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? रामनाथ गोयनका जो ये दिया गया है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा, नीरज चोपड़ा के सो क्वेश्चन दोस्त बहुत ही बनाए जाएंगे, बताएंगे इसको। ये है नवदीप सिंह गिल। पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। मई 2022 में संपन्न हुए राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता था? बताएंगे। तो ये था केरल। मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 2021-22 में खिताब किसने जीता? वो है केरल ने जीता। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? 2021, देखो कुछ क्वेश्चन 2021 से भी पूछ सकते हैं। ओल्बियस श्री सैनी, करुणा बिलस्का और टोनी एनसिंग, बताएंगे इसका। तो ये जीता था मिस वर्ल्ड खिताब किसने 2021 था? वो है करलिना बिलावस्का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय डॉल्फिन 31 मार्च, 4 अप्रैल, 25 दिसंबर, 5 अक्टूबर। तो जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है 5 अक्टूबर को। भगवान करे जो मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज में बता रहा हूँ आपको वैसा हूबहू पेपर आ जाए दोस्त, आपका कल्याण हो जाए, ठीक है। बट आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो हिंदी का पैसेज आया। तो हिंदी का पैसेज जो आया है तो लिखा हुआ है 10 नंबर हिंदी के पैसेज आएंगे। 10 नंबर जो अपठित गद्यांश इसमें सिलेबस दिया गया है। तो अपठित गद्यांश में भी ये देखो, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है। यह आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा किसकी है? ठीक है, तो याद रखना। तो कुछ में कहाँ क्या बताया गया है? आप जानते हैं कि पृथ्वी पर में आग कोला था, मुझे ठीक नहीं पता कि इसी आग में मुझे पानी का जन्म कैसे हुआ। देखो लिखा हुआ है आत्मकथा। यह आत्मकथा किसकी है? यह है पानी की। किसकी है? पानी की, ठीक। आत्मकथा पानी की बताया जा रहा है। सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए? देखो लिखा हुआ है
मुझे पानी का जन्म कैसे लगता है कि पृथ्वी जो है ठंडी होती है उसे मौजूद गैसों में भरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रसायनों मेरा जन्म हुआ। ठीक है, मौजूद गैसों में जन्म हुआ। इन दोनों अपने अस्तित्व मिटाकर मुझे बनाया। पहले पृथ्वी के ऊपर भाप रूप में था, फिर पानी हुआ, क्या हुआ जाने क्या हुआ, मैं ठोस बर्फ बन गया। कल्पना करो चारों ओर बर्फ़ है, सारे चोर कीड़े पड़ते हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग सबसे पहले जीवधारी कहाँ पैदा हुए, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जब पानी ही था तो जल में जीवधारी पैदा हुए थे। नेक्स्ट है बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी, बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी। देखो बर्फ़ क्यों फिसलने लगी थी यहाँ पे दिया गया है। देखो लाखों वर्ष तक इस तरह रहने वाले के बाद मैं फिसलने लगा क्योंकि बर्फ़ की दबाव निचली परत पिघलने लगी थी। तो यही था जो निचली परत जो है वो पिघलने लगी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, पिघलने लगी थी, ऑप्शन ए नंबर। बर्फ के बोझ दबाव से निचले परत पिघलने लगी थी। मनुष्य किस श्रृंखला का अंग है, मनुष्य जो किस श्रृंखला का अंग है। तो मनुष्य क्या है, जल जीवित को श्रृंखला का तो है नहीं, प्राकृतिक श्रृंखला का तो है नहीं, प्राकृतिक जीवधारियों की श्रृंखला का मनुष्य है। चारों ओर सौंदर्य डैश पड़ता है, रिक्त स्थान पर है। तो देखो यदि आप चारों तरफ सौंदर्य पड़ता है, यहाँ पे देख लेंगे चारों ओर सीधन क्या सौंदर्य क्या हो रहा है, चारों ओर क्या सौंदर्य हो रहा है, बिखर रहा है। चारों ओर क्या हो रहा है, सौंदर्य क्या हो रहा है, चारों ओर हमें देखो चारों ओर क्या हो रहा है, दमक रहा, बिखर रहा, बिखर रहा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिखर रहा, ऑप्शन सी नंबर। फिर अब बात करते हैं, फिर देखो 76 से 80 फीस में दिया गया है। देखो पढ़ना, इसको पढ़ना नहीं है, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, लिखा है शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो यहाँ से ही उसको निकालेंगे। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा ज्ञान के उपहार होता है, स्वयं को ज्ञान समझने वाले होता है, उन्हें नितांत अज्ञानी होते, दूसरों के परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न के तरह होता है। शिक्षा के ज्ञान को जिज्ञासा प्रकट नहीं होती, शिक्षा को अपनाने की यहाँ देखेंगे शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा किस रूप से प्रस्तुत करती है। देखो यहाँ पे दिया गया कि शिक्षा की अवधारणा ज्ञान का एक उपहार का होता है, ज्ञान का एक उपहार होता है। तो यह जाहिर सी बात है शिक्षा ज्ञान के लेन देन की क्या है, एक प्रक्रिया है। वो ज्ञान कहीं से आपने दिया नहीं है तो आप लोग थोड़ा कंसेप्ट वहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे अपना, तो आपका सही हो सकता है। गद्यांश गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। इस गद्यांश के अनुसार बताना है आपको। शिक्षा गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी शिक्षा वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। ठीक, तो लिखा है ये देखो लिखा है कि गद्यांश छात्र अपनी शिक्षा वास्तु को नहीं जान पाते, क्योंकि जानते हो क्या है कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। लोग कहते हैं, देखो लिखा है कि लेकिन छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते हैं कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ होने के अनिवार्य शर्त हैं, अनिवार्य शर्त है। तो ये लिखा शिक्षक की उपस्थिति, उसमें दो पढ़ेंगे उसको बताएंगे। गद्यांश अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा विशेषता क्या है। ठीक, तो यहाँ लिखा है शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन। विशेषता क्या है उत्पीड़न की, श्रेष्ठ और छात्रहीन। नेक्स्ट है गद्यांश में डैश डैश करार व्यंग्य किया गया है। किसका किया गया है, लिखा गया करार व्यंग्य शिक्षक और छात्रों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। तो पढ़ेंगे उसको पैसेज को तो आपको जरूर पता होगा। देखो फिर
बात करते हैं। अब देखो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये आपके हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत ही जो अच्छे क्वेश्चन है इसमें। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, सबसे पहले इस डाटा को देखें और डाटा के जो उसकी जो लिखा उसमें लिखा गया है, ठीक, उसको समझें कि क्या कह रहा डाटा हमारा। जैसे दिया है 2011 में राजस्व के आंकड़े दिए हैं। 2011 में राजस्व के आंकड़े कितने हैं ये दिए हैं, 2012 में ये दिए हैं, 2013 में ये दिए हैं, 2014 में ये दिए हैं, 2015 में ये दिए हैं, 2016 में ये दिए हैं करोड़ में, ठीक। अब इसके तहत आपको क्वेश्चन को हल करना होता है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले हमने पाई चार्ट को पढ़ा। ये नहीं कि पाई चार्ट को पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन हल करने लगे, तो कहाँ होगा। पहले चार्ट पार्ट पढ़ा, पाई चार्ट पढ़ करके फिर क्वेश्चन देखें। दिए गए 6 वर्षों के लिए औसत राजस्व करोड़ में ज्ञात कीजिए। 6 वर्षों में औसत राजस्व करोड़ में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले क्या करो कि इनका औसत सबका निकालना है 6 वर्षों में। सब देखो क्या क्या करो, देखो इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो और इनको जोड़ो। तो सबसे पहले जोड़ो, देखो 500, 700, 1100, पहले जोड़ो, ऐसे जोड़ा करो। 500, 700, 1100, 1100 और ये कितना हो जाएगा 1700, 2100 और ये कितना हो गया 2600। कितना बन गया 2600। फिर जोड़ा करो, इसमें तो बचे नहीं। 80, 8 7 15 150, 200, 210 जोड़ दिया। देखो कितनी जल्दी हो गया 210, 0 1 8 और 2 2810। कितना हो गया 2810। 2810 हो गया। देखो कितनी जल्दी जुड़ गया, ठीक है। फिर देखो 2810 औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। 6 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। 6 चौक 24, 6 चौक 24। फिर कितना बचा 4 बचा, ठीक। 6 छरंग 36, 46 किस में आ रहा 6 छरंग 36। फिर कितना बचा, क्योंकि 41 था, 5 8 छंग 48, तो 5 इसमें दिया 668.33 दिया। पूरा हल नहीं करना है इसे। देखो आ गया। वर्ष 2011 से 12 तक राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ। 2011 से 12 तो 2011 में कितना था 280, 2012 में कितना था 470। तरह की इससे कितना कम हुआ, तो देखो कितना था कम हुआ था 2011 में, नहीं 2011 में बोल रहा है। देखो 2011 में कितना था, 2011 में था ये 500 था। 2012 में कितना था भैया 280 था। इससे कितना कम था, देखो 220 पूछे का 2011 से जिससे 500 इंटू 100, जिसका ये कटा और ये कटा, 5 दूना 10 और यहाँ पे 44, तो कितना हो जाएगा आपका 44, ऑप्शन बी। तो याद रखना इसको, 2011 से 2012 तक राजस्व कितने प्रतिशत कम हुआ, तो 200 कितना कम हुआ था 220 कम हुआ था, किससे 500 से, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है वर्ष 2015 से में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना परसेंट है, का कितना 2015 में राजस्व। देखो 2015 में राजस्व कितना था, तो 2015 में राजस्व था, इसमें इसको देखेंगे तो यहाँ से देखें 2015 में राजस्व था 400। 2014 में कितना था, 2014 में था 650, तो 2015 में था 400 और 2014 में था 650। देखो अब बता रहा है कि 2015-2014 के राजस्व का कितना परसेंट है, 2015 में राजस्व 14 का कितना परसेंट है, तो 650 का, जिसका नीचे ऊपर कितना 400 इंटू कितना 100, कितना 100। भैया इससे 0 से ये 0 कट गया,
अब ये कटेगा 8 पन 40 और 13 पचे 65, 13 पचे 65, ठीक। ऊपर आ जाएगा 800 और नीचे आ जाएगा 13, ठीक है। त्रिछंग 78, त्रिछंग 78, ऑप्शन त्रिछंग 78 और बचा कितना 2, 13 का नम त्रिछंग 78, त्रिछंग 78, 13 का नम 13, तो 61 आ रहा है। अक्षर किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है। नेक्स्ट है वर्ष 2013, 2014, 2013, 2015 में कुल राजस्व दिया गया 6 वर्षों में कुल राजस्व का कितना परसेंट है? 2012, 13, 14, तो 2013, 14 देखो 2013, 14, 15, 2013, 14, 15, 2013 कितना था 470, लिख लेंगे उसको अपने, देखो जहाँ बुकलेट है उसमें लिखेंगे। देखो 2000 इसमें दो नहीं लिख पा रहा, 2013, 14, 15, 16, 15 राजस्व 6 वर्षों में कुल राजस्व का कितना परसेंट है? तो देखो जब इसको हल करेंगे तो 2013, 14, 15 तक कुल राजस्व, ठीक है। तो 2013 में कितना था 470। रुको भैया, तो अभी थोड़ा एफर्ट कम है हमारे पास तो कुछ हो नहीं पाता है। देखो 2013 में था 470, 2014 में था 650 और 2015 में था 400। यदि उसको हम जोड़ रहे हैं तो यह हो जाएगा 1520। अब बता रहा है क्वेश्चन पढ़ो, जब 15 6 वर्षों में कुल राजस्व का कितना परसेंट है? कुल राजस्व का कितना परसेंट है? तो कुल राजस्व के ये पूरे को जोड़ेंगे तो ये आ रहा था 2810, 1520 इंटू 100। इसको अब इसको हल कर लेंगे दोस्त। इसको यदि हल नहीं कर पाएंगे हम आपको ऑप्शन ही बता दे रहे हैं 0.09, तो ये आ जाएगा 54.09, ये ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट है 2012 तथा 13 का राजस्व वर्ष 2015 तथा 2016 के राजस्व वर्ष कितना अंतर है? तो 2012-13 कितना था? तो 2012-13 औसत राजस्व पूछ रहा, तो 2012 280 था 2012 में और प्लस 2013 कितना था 470 भागित 2, ये कितना आ जाता 750/2, ठीक है। और फिर 2015 और 2016 में है वो कितना था 400 और प्लस 510, ये कितना था 910, 910 हो गया 2/2, यानी कि एक आ जाता 455 और एक आ जाता आपका 375, लगभग 80 करोड़ आ जाता। 80 ऑप्शन ए सत्य है। कहने का मतलब यह है कि 2012-2013 जोड़ करके उसका आधा कर दो और 2015-2016 को जोड़ करके उसका आधा कर दो और फिर उसके क्या कर दो डिफरेंट निकाल दो, तो ये आपका पाई चार्ट हो गया। अब देखेंगे ये पाई चार्ट, ठीक। यहाँ से देखेंगे अब लोग, देखो निर्यात की गई वस्तुएं और आयात की गई वस्तुएं। देखो 2013 में निर्यात की इतनी वस्तुएं हैं और आयात इतनी हैं। 2014 में निर्यात ये है, ये है, ये। इसको पहले ऑप्शन को वहाँ पढ़ेंगे पहले पेपर में, ठीक। 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और निर्यात में टन में औसत ज्ञात कीजिए। फिर औसत इसमें पूछ रहा है 5 वित्त वर्षों में दौरान आयात और निर्यात, बता रहा है कि सबको जोड़ो, समझे भैया, सबको जोड़ो, ठीक। क्या करना है? सबको जोड़ना है, समझे, सबको जोड़ना है और फिर क्या करना है, उसमें जितने संख्याएं थी उससे भाग कर देना है, समझे। यानी कि 1 2 3 4 5 थी, तो मैं जोड़ के बता दे रहा हूँ आपको। ये जो इसका जो, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी हल कर लिया है, इसका जो जोड़ आ जाता, ये आ जाता आपके पास 12,544 बट्टे ये 5। इसको यदि हल करोगे तो ये आ जाएगा 2508, 2508 पॉइंट इतना आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखो या तो जोड़ लो भाई, जोड़ोगे तो देखेंगे कि
1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 8000, ठीक है 8000। इसको आप ऐसे जोड़ लेंगे, लिख करके जोड़ ही लेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही टर्म है यार, इसमें लग जाएगा। ऑफलाइन होता तो आपको हम खटखट कर देते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष वित्त वर्ष के निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है? ठीक है, किस वर्ष निर्यात और आयात का जोड़ सबसे कम है? तो आप भी इसमें देखेंगे, फिर क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, 2013 किस वर्ष निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है? ठीक, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे, जिसका कम है उसका ही आप लगा दोगे, ठीक। तो इसमें सबसे कम निकलेगा, तो वो सबसे तो देखोगे तो यही ऑप्शन पहला ही दिया, 2013 2014 सबसे पहले यही निकलेगा। नेक्स्ट है 2013 2014 के 2015 2016, 2013 14 और 2015 16 और 2017 का कुल आयात का कुल निर्यात क्या अनुपात है? ठीक है, तो पहले इनका निकालो, 2013 इनका निकालोगे, इनका निकालोगे और फिर इनका निकालोगे, फिर उसका अनुपात निकाल दोगे। तो ये इसकी जो अनुपात निकलेगा, ये निकलेगा आपके पास 36, 19 और 13, 3604, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस वर्ष वित्त वर्ष पिछले वर्ष तुलना में आयात और निर्यात के कुल जोड़ में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है? ठीक, कितनी परसेंट हुई है? वित्त वर्ष पिछले तुलना में कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट वृद्धि हुई है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 2014 2015, और 90 में ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या जाएगा 7.4। इसको हल कर लेंगे आप लोग, इतने कठिन नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत ही लंबी वीडियो बन रही है दोस्त। देखते हैं कितने मिनट के हो गए वीडियो, बताइए 72 हो गए, ठीक है। तो फिर हम एक आपको मोटा मोटा बता दें कैसे हल करना है। दिए गए तालिका में पहले तालिका पढ़ना है, जैसे कि माह दिया गया है और ये डीलर दिया गया है, ये डीलर संख्या, ये माह संख्या है। जनवरी में ए डीलर ने इतना, बी डीलर इतना, सी डीलर ने पूरा इतना, यहाँ बताया गया, बता रहा है कि डीलर बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की संख्या कितने महीने में सी द्वारा बेचे गए औसत संख्या से कम है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन ही बता देता हूँ, ऑप्शन इसका होगा 4, लगा लेना आप लोग 4, ठीक है। इसको देखते ना, पीडीएफ में डाल दूंगा। नेक्स्ट है 92 डीलर ए द्वारा फरवरी, अप्रैल और मई बेचे गए कुल कंप्यूटर संख्या 92 में है, ऑप्शन इसका दिया गया है सी नंबर। नेक्स्ट है 93 नंबर, 93 में दिया गया है ऑप्शन ए, ठीक, क्योंकि दोस्त अभी फ़ोन है उससे बन नहीं पा रहा है हमारा, ऑप्शन इसका में सी हो जाएगा। 95 में जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 96, टीम के लिए सबसे खराब प्रतियोगिता कौन सी रही? ठीक है, टीम की सबसे खराब, देखो जीते गए 2 मैच, हारे गए 4 मैच, कुल मैच देखो, कुल मैच 6 हैं, हार 4 गए, जीते 2, ठीक। तो सबसे प्रतियोगिता जो रही खराब वो 7वें की रही है। नेक्स्ट है कुल मिलाकर टीम में कितने प्रतिशत मैचों में जीत हासिल की है? तो कितने मैचों में, कुल मिलाकर टीम ने कितने % मैचों में जीत हासिल की है? तो ठीक, देखो ये कुल खेले कितने मैच गए हैं, जो सरल है हम बता रहे हैं, कुल खेले कितने मैच गए हैं 50, ठीक है। और जीते गए यदि इनको 4 3 7 2 9 3 12 2 4 3 7 2 9 3 12 12 2 14 3 15, जीते गए ये मैच हैं, जीते गए ये हैं, ठीक। 5 4 9, 5 4 9,
5 4 9 5 14 26 और 29 जीते गए हैं। 29 जीते गए हैं। तो रहा है कि कुल मिलाकर टीम कितने % जीते गए हैं, तो 29/50 गुणे 100, 50 दूना 100, कितने लमसम 58 लोग क्या हैं, जीते गए हैं। टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? देखो, टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही, तो यहाँ से देख लेंगे। पहले तो यहाँ से देखेंगे, देखो कुल मैच खेले गए 6, 3 हारे 3 जीते। अरे यार क्या करो भैया, रुक जाइए रुक जाइए, नहीं रुक जाइए भैया, अरे ठीक कोई बात। टीम के लिए सबसे अच्छी प्रतियोगिता कौन सी रही? टीम की सबसे अच्छी प्रतियोगिता देखेंगे, पहले में देखेंगे, पहली प्रतियोगिता देखेंगे। कुल मैच आज 8 खेले गए, जीते गए 5, हारे 3। देखो दूसरी में देखेंगे 8 खेले गए, हारे 4 और जीते पर, तो ये तो बराबर हो गया। इसमें देखें, तीसरी में देखेंगे कुल 7 खेले गए, केवल 2 हारे गए, ठीक है, और जीते गए कितने, 5, हारे गए केवल 2, जीते गए 3। तो यही हो जाएगी तब की तीसरी प्रतियोगिता। तीसरी प्रतियोगिता हो जाएगी सी नंबर ऑप्शन। फिर बता है वर्ष के दौरान में टीमें कितने मैच जीते, ठीक है, तो कितने मैच जीते थे, जीतने वाले निकाल देते इस तरफ वाला, तो ये 29 हो जाता है। वही बताया था। कुल मिलाकर टीम में कितने % मैच में हार हुई, ठीक है, तो हार कितने % मैच हार हुई, तो हमने बताया था कुल कितने थे हारे मैच। 4 देखो, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 3 12, 2 14, 17 और 21, कितना 21 हारे गए, कुल 21 हारे गए। कुल टीमें कितनी थी, मैचें कितनी, 50 × 100, तो कितना 50 दूनी 100, 21 दूना 42, तो यही हो जाएगा 42%। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए आपके, और इन 100 क्वेश्चन को आप देखिए और आपका कितना स्कोर आता है। इसी प्रकार आपको रोज़ हम आपको एक सेट ज़रूर देंगे, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा से अच्छा हो सके। और यदि आपको मेहनत हमारी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। यार कोई नौटंकीबाज और ड्रामेबाज की वीडियो नहीं बना रहे हैं, पढ़ाई की वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग दोस्त गुजारिश है सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।